ये एक बहुत खूबसूरत कहानी है। इसमें ये दिखाया गया है कि एक 13 साल की लड़की है जो 30 साल की बनना चाहती है। जब वो 30 साल की बन जाती है तो उसके पास सब कुछ होता है, वो कामयाब होती है, लेकिन एक दिन उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि 13 साल से 30 साल की जर्नी में उस लड़की को कुछ भी याद नहीं रहता। ये समय है सन 1987 का, जहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम जेना है। ये 13 साल की है। ये स्कूल में पढ़ती है। इस स्कूल में और भी लड़कियां हैं जिनमें 6 लड़कियों का एक ग्रुप होता है और उनकी लीडर है टॉम टॉम। जेना भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहती है। वो इनके जैसा ही बनना चाहती है, लेकिन वो लोग जेना को ज़्यादा भाव नहीं देते। जेना का एक दोस्त है जिसका नाम है मैटी। मैटी और जेना बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जेना मैटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन मैटी जेना से बहुत प्यार करता है। मैटी को फ़ोटो खींचने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो हर वक्त फ़ोटो खींचते रहता है। टॉम टॉम और उसके दोस्त मैटी को बंदर कहकर बुलाते हैं, क्योंकि मैटी देखने में मोटा होता है और स्मार्ट नहीं होता। आज जेना का बर्थडे है और टॉम टॉम उसके पास आती है। टॉम टॉम जेना से कहती है कि मैंने क्रिस को बर्थडे में आने के लिए मना लिया है। दरअसल जेना के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि टॉम टॉम और उसकी दोस्त उसकी पार्टी में आए, लेकिन टॉम टॉम कहती है कि हमें एक प्रोजेक्ट मिला है जिसे हमें करना ही होगा, इसलिए हो सकता है कि हम पार्टी में ना आ पाएं। दरअसल टॉम टॉम की एक चाल होती है, वो चाहती है कि उसके इस प्रोजेक्ट को जेना पूरा करे। जेना भी बिल्कुल वैसा ही करती है। वो कहती है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट को मैं पूरा कर दूंगी। इस बात पर टॉम टॉम और उसके फ्रेंड जेना की बर्थडे पार्टी में आने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक दिन जब जेना और मैटी स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तब जेना मैटी से कहती है कि मैं टॉम टॉम और उसके दोस्तों जैसी बनना चाहती हूँ, और तुम देख लेना, एक दिन मैं बिल्कुल वैसा ही बन जाऊंगी और उनके ग्रुप में शामिल हो जाऊंगी। मैटी जेना को कहता है कि तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो, लेकिन जेना मैटी से कहती है मैं जैसी हूँ वैसी नहीं रहना चाहती। अब जेना अपने घर आती है और वो वियर्ड सा ड्रेस पहन लेती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और वो कहती है कि तुम मैगजीन की लड़कियों की तरह नहीं बन सकती, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो। मैगजीन में मॉडल्स की तस्वीरें होती हैं जिसे सारी दुनिया देखती और पढ़ती है। जेना भी उन्हीं की तरह बनना चाहती है। वो अपनी माँ की बात नहीं सुनती। अब रात होती है। मैटी जेना के लिए खूबसूरत गिफ्ट लेकर आता है। दरअसल वो पिछले 3 हफ्तों से जेना के लिए खूबसूरत गिफ्ट बना रहा होता है। जेना मैटी से पूछती है कि ये क्या है। मैटी कहता है कि तुम्हें डॉल हाउस चाहिए था ना। जेना कहती है हाँ। मैटी कहता है कि मैंने डॉल हाउस बनाया है। दरअसल मैटी ने एक डॉल हाउस बनाया होता है जिसमें जेना की अलग अलग तस्वीरें और उसकी पसंद की चीज़ें होती हैं। इसके साथ ही मैटी जेना को एक मैजिक डस्ट भी देता है। वो कहता है कि इस डस्ट के बाहर ये लिखा हुआ है कि जो भी तुम चाहती हो इस डस्ट को पता चल जाता है और तुम्हारी जिंदगी में वो सच हो जाता है। मैटी उस मैजिक डस्ट को डॉल हाउस के ऊपर रख देता है। तभी डोरबेल बजती है। जेना समझ जाती है कि टॉम टॉम और उसके दोस्त आ गए हैं। वो मैटी का गिफ्ट जल्दी से स्टोर में रख देती है, क्योंकि वहाँ पर उसके और भी खिलौने होते हैं। वो बाहर दरवाज़ा खोलने जाती है। वहाँ पर टॉम टॉम और उसके सारे दोस्त होते हैं। साथ ही वो लड़का और उसके 2 दोस्त भी होते हैं जो कि क्लास का सबसे स्मार्ट लड़का होता है, और ये सब अंदर आ जाते हैं। वहाँ सब लोग खड़े होते हैं। मैटी गाना बजाकर आंख बंद करके दीवानों की तरह नाच रहा होता है। उसे टॉम टॉम और उसके दोस्तों से कोई मतलब नहीं होता। वो बहुत खुश होता है क्योंकि आज जेना का बर्थडे है। तभी वहाँ पर टॉम टॉम आती है और प्लेयर से कैसेट निकाल लेती है और कहती है कि बेटा अब घर जाकर नाचना। जेना भी कुछ नहीं कहती, तो मैटी को लगता है कि शायद मुझे अब चले जाना चाहिए। जेना कहती है कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, मैं कौन सा तुम्हारी मॉम हूँ। और ये सुनकर मैटी बाहर चला जाता है। जेना इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि वो टॉम टॉम और उसकी सहेलियों की तरह से कूल बनना चाहती है, लेकिन असल में वो ऐसी है नहीं। अब टॉम टॉम जेना को कहती है कि चलो हम लोग एक गेम खेलते हैं। वो जेना की आंखों पर पट्टी बांध देती है और कहती है कि इस रूम में एक लड़का आएगा और वो तुम्हारी आंखों की पट्टी खोलेगा, और जानती हो वो लड़का कौन है? वो लड़का क्रिस है। टॉम टॉम जेना की आंख पर पट्टी बांधकर उस जगह पर बिठा देती है जहाँ पर उसके बहुत सारे टॉयज पड़े होते हैं, और बाहर ये दिखाया जाता है कि टॉम टॉम और उसके दोस्त खाने का सामान उठाते हैं और बाहर जाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर मैटी भी आ जाता है। मैटी उनसे पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तो टॉम टॉम कहती है कि जेना तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैटी वहाँ पर जाता है और देखता है कि जेना की आंखों पर पट्टी बंधी है। मैटी के कदमों की आहट सुनकर जेना को लगता है कि क्रिस आ गया।
जेना कहती है कि मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगे, और मैटी उसके सामने बैठ जाता है। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और मैटी जेना को किस करने ही वाला होता है कि तभी जेना के मुंह से क्रिस का नाम निकल जाता है। मैटी कहता है कि मैं क्रिस नहीं मैटी हूँ, और जेना जब अपनी आंखों से पट्टी हटाती है तो देखती है कि उसके सामने क्रिस नहीं मैटी बैठा है। जेना मैटी से पूछती है कि बाकी सब लोग कहाँ गए। मैटी कहता है कि वो लोग चले गए। इस बात से जेना को बहुत दुख होता है। वो कहती है कि ज़रूर तुमने कुछ किया होगा। मैटी कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जेना अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे किसी से प्यार नहीं है, मैं अपने आप से भी प्यार नहीं करती। मैटी कहता है कि मैं तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग बजाता हूँ, लेकिन जेना कुछ नहीं सुनती। वो कहती है कि मैं एक 30 साल की खूबसूरत कामयाब इंसान बनना चाहती हूँ, और वो फिर से अपनी आंखों पर वही पट्टी लगा लेती है। वो बार बार यही बोलती है कि मुझे 30 साल की खूबसूरत औरत बनना है। उसका सर पीछे लगे सेल्फ पर लगता है और उस सेल्फ पर वही घर होता है जो उसके दोस्त मैटी ने उसे बनाकर दिया होता है। मैटी ने उस मैजिक डस्ट को भी उस घर पर बिखेर दिया था, जिसके पैकेट के ऊपर ये लिखा था कि इससे आपकी सभी विश पूरी हो जाएंगी। और जेना का सर सेल्फ पर लगने से वो डस्ट उसके ऊपर गिर जाती है, और जब जेना अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो एक शानदार से घर में है। ये घर जेना का नहीं होता। जब वो शीशे में अपने आप को देखती है तो डर जाती है, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है। जीना को कुछ भी याद नहीं होता कि वो बड़ी कैसे हो गई। वहाँ टेबल पर कुछ लेटर्स पड़े होते हैं जो जेना के नाम पर होते हैं, यानी कि ये घर जेना का ही होता है। जब वो उन लेटर्स को देख रही होती है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि पहले से ही उस घर में होता है और नहा रहा होता है। जेना उस आदमी को नहीं पहचानती, और जब वो आदमी उसके क्लोज आने की कोशिश करता है तो जेना घर छोड़कर भाग जाती है, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो 13 से 30 साल की कैसे हो गई। अब जेना नीचे जा रही होती है तो वहाँ पर एक लड़की उसका इंतज़ार कर रही होती है, जिसका नाम लूसी है। वो उसके साथ काम करती है। जेना और लूसी बहुत अच्छे दोस्त हैं, और अब वो उस मैगज़ीन की, जिसका नाम पॉइज है, जो मैगज़ीन जेना की फेवरेट मैगज़ीन थी, वो उसकी एडिटर बन चुकी है। वो ऑफिस में किसी को भी नहीं जानती। उसकी दोस्त लूसी को लगता है कि शायद उसने कोई नशा कर लिया है या वो परेशान है, इसलिए लूसी जेना से कहती है जैसा मैं कहूँ वैसे करते रहना। लूसी जेना को कहती है कि अभी 10 मिनट बाद हमारी मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में सब लोग बैठते हैं और जेना को कुछ भी नहीं पता होता कि उसे यहाँ पर बोलना क्या है और क्या करना है। तभी वहाँ पर उनका चीफ एडिटर रिचर्ड आता है और वो सबको बताता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटर मैगजीन स्पार्कल है वो हमारा डेटा चोरी कर रही है, और यही कारण है कि वो 6 महीने से हमसे आगे चल रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कौन है जो हमारी मैगजीन के डेटा को चोरी कर रहा है और दूसरी मैगजीन तक पहुंचा रहा है। यहाँ पर जेना को दूसरे लोगों से ये भी पता चलता है कि उसके और उसके पेरेंट्स के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं हैं। वो उनका फ़ोन नहीं पिक करती। जेना किसी तरह मैटी का एड्रेस निकाल लेती है और वहाँ पहुँचती है जहाँ मैटी रहता है। वो डोरबेल बजाती है, तभी मैटी थोड़ा सा दरवाज़ा खोलता है। जेना मैटी को देखकर नहीं पहचानती और मैटी भी जेना को नहीं पहचानता, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो कहती है कि तुम मैटी हो। मैटी भी जेना को पहचान जाता है। जेना मैटी को बताती है कि मेरे साथ सब कुछ अजीब हो रहा है। कल ही मैं 13 साल की थी और आज मैं 30 साल की हो गई हूँ, और तुम खुद को भी तो देखो, तुम कितने बड़े हो चुके हो। ये एक सपने की तरह है। क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो कि मेरी जिंदगी के 17 साल कैसे बीत गए? मैटी कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हाई स्कूल के बाद मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं। हम अब दोस्त नहीं हैं। और इसके साथ साथ मैटी अपने हाई स्कूल की फ़ोटो भी दिखाता है, जिसमें वो देखती है कि वो टॉम और उसके ग्रुप के साथ होती है। मैटी जेना को बताता है तुम तो उनके ग्रुप की लीडर थी, और साथ ही साथ वो लड़का जो उसके बर्थडे पर आया था वो भी उसके साथ होता है। यानी कि उसने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में सोचा था वो सब कुछ जेना ने पा लिया, लेकिन अपने दोस्त मैटी को खो दिया। यहाँ पर जेना को ये भी पता चलता है कि टॉम वही लड़की है जो आज उसके साथ काम करती है और जिसका नाम लूसी है, और वो दोनों अब दोस्त हैं। मैटी वहाँ से जाने लगता है। जेना कहती है कि आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, वहाँ तुम्हें आना होगा। मैटी कहता है कि ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। रात को जब जेना पार्टी में जाती है तो उसका बॉस कहता है कि मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया। लोग पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं और सब लोग यहाँ से जाते जा रहे हैं। कुछ तो करना होगा। तभी जेना डीजे के पास जाती है और कहती है कि माइकल जैक्सन का स्मूथ क्रिमिनल बजा दो, क्योंकि ये वो सॉन्ग था जिस पर जेना बचपन में डांस किया करती थी। वो वहाँ पर डांस करना शुरू कर देती है।
लेकिन वो देखती है कि अभी भी लोग दूर दूर खड़े होते हैं। तभी वहां पर मैटी आ जाता है। वो मैटी को कहती है कि तुम भी मेरे साथ डांस करो। मैटी अब डांस नहीं करता, लेकिन जेना के कहने पर वो डांस करने आ जाता है। वो दोनों डांस करना शुरू कर देते हैं और इन दोनों को देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं सबके सब डांस करना शुरू कर देते हैं और वो पार्टी हिट हो जाती है। एक दिन जेना अपनी बचपन की दोस्त टॉम टॉम से, जिसका नाम अब लूसी है, एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो सड़क के दूसरी ओर वही इंसान होता है जो जेना के घर पर था, जिसे जेना नहीं पहचानती। वो जेना को आवाज लगाता है। जेना लूसी से पूछती है कि ये कौन है। लूसी कहती है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और तभी वहां पर जेना का दोस्त मैटी भी आ जाता है। मैटी के साथ उसकी मंगेतर भी होती है, यानी कि मैटी की अब कुछ ही दिनों बाद शादी है। इस बात से जेना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि वो आखिर क्या कहे। यहाँ पर जेना का बॉयफ्रेंड भी आ जाता है। मैटी और उसकी मंगेतर वहां से चले जाते हैं। जेना का बॉयफ्रेंड लूसी से कहता है कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड को तुमसे चुरा सकता हूँ। दरअसल वो उसके साथ घर जाना चाहता था। लूसी कहती है कि क्यों नहीं। जेना लूसी से पूछती है कि क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए। लूसी कहती है कि हाँ जाओ, एंजॉय करो। जेना और उसका बॉयफ्रेंड दोनों घर आ जाते हैं। जेना का बॉयफ्रेंड कपड़े उतारकर डांस करना शुरू कर देता है। जेना ने सच में नहीं सोचा था कि वो उसके साथ ये सब करेगा। जेना वहां से चली जाती है। जब जेना ऑफिस आती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती। जेना की असिस्टेंट जेना को फोन करके कहती है कि आपका बॉयफ्रेंड ये पूछ रहा है कि आप उसके साथ खाना खाने कब जाएंगी। जेना उससे कहती है कि 10,000 करोड़ साल बाद वो इंतजार कर सकता है तो करे। यहाँ पर जेना के ऑफिस में एक पार्टी होती है। इनका बॉस ये बताता है कि स्पार्कल अब हमसे और भी आगे जा चुकी है। अब हमें पॉइस मैगजीन को रीडिजाइन करना पड़ेगा। उनमें से एक स्टाफ कहता है कि ये करना इतना आसान काम नहीं है। जेना कहती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, इसमें मजा आएगा। और उनका बॉस मैगजीन को रीडिजाइन करने का काम जेना और लूसी को दे देता है। यहाँ पर जेना को ये भी पता चलता है कि वो दूसरों के आइडियाज चुराती है और अपनी एक कुलीग के पति के साथ उसके फिजिकल रिलेशन भी है। और जब वो आदमी ऑफिस में आकर जेना को किस करने की कोशिश करता है तो वो उसकी टांगों के बीच में एक जोरदार लात मारती है और बाहर आ जाती है। जहां वो लूसी को ये बात करते हुए सुनती है कि जब जेना मैगजीन को रीडिजाइन करेगी तो वो उसमें जेना को शामिल नहीं करेगी और सारा क्रेडिट उसे ही मिल जाएगा। इसके बाद जेना मैटी से मिलने जाती है और दोनों वॉक पर जाते हैं। जेना मैटी से पूछती है कि क्या तुम जिस लड़की से शादी करने वाले हो उससे प्यार करते हो। मैटी कहता है कि मैं प्यार में विश्वास नहीं करता। हाई स्कूल के बाद मैंने कभी किसी लड़की से प्यार नहीं किया, क्योंकि हाई स्कूल में मैटी जेना से प्यार करता था। जेना मैटी से पूछती है कि हमारी दोस्ती कैसे खत्म हुई। हालांकि मैटी जेना को यह सब बताना नहीं चाहता था, लेकिन उसके जबरदस्ती पूछने पर मैटी उसे बताता है कि तुम्हारे 13 बर्थडे पर टॉम टॉम और उसके दोस्त तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर अंदर छोड़ गए थे और जब तुम बाहर आई थी तो मैंने तुम्हारे लिए गाना गाया और तुमने मेरे दिए गिफ्ट को मेरे मुंह पर दे मारा। मैंने तुम्हारे लिए इस गिफ्ट को कितनी मेहनत से बनाया था। जेना को इस बात का बहुत अफसोस होता है। वो उसे सॉरी कहती है, लेकिन मैटी कहता है कि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं। जेना कहती है कि अब मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, मैं अपने माता पिता से भी बात नहीं करती। अभी एक मैरिड मैन मुझसे मिलने ऑफिस में आया था और वो मुझे किस कर रहा था। शायद अब मैं एक अच्छी इंसान नहीं रही। और जेना वहां से दुखी होकर चली जाती है। जेना अपने उस पुराने घर में जाती है जहां पर उसने अपना 13 बर्थडे मनाया था। वहां पर उस जगह पर बैठकर वो बहुत रोती है जहां पर 13 साल पहले बैठकर वो रो रही थी। जेना के मम्मी पापा भी वहां पर आ जाते हैं। वो अपने मम्मी पापा के गले लगकर बहुत रोती है क्योंकि वो अब बदल गई है। अगली सुबह जेना अपनी माँ से पूछती है कि क्या आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी गलती की है जिससे आपकी पूरी लाइफ ही बदल गई हो। जेना की मॉम कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन मुझे उनका कोई पछतावा नहीं है क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। और इस बात से जेना को बहुत संतुष्टि मिलती है। वो इसके बाद अपने दोस्त मैटी से मिलने दोबारा जाती है। मैटी एक फोटोग्राफर है। जेना को अपनी मैगजीन का सब कुछ बदलना है, यानी कि उसे अपनी मैगजीन को रीडिजाइन करना है। वो मैटी के साथ मिलकर देश के आम लोगों की जिंदगी की बहुत सारी फोटो खींचती है। यहाँ पर साथ काम करते करते मैटी और जेना एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। हालांकि मैटी जेना से बचपन में प्यार करता था, लेकिन अब जेना को भी ये एहसास हो जाता है कि वो मैटी से प्यार करती है क्योंकि उसने मैटी जैसा अच्छा इंसान अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी मैटी पीछे हट जाता है। वो कहता है
कि अब बहुत देर हो चुकी है, हम दोनों की लाइफ बदल चुकी है और मेरी शादी होने वाली है। अब वो दिन भी आ जाता है जब लूसी और जेना को अपनी प्रेजेंटेशन को अपने बॉस के सामने दिखाना था। सबसे पहले लूसी अपना प्रेजेंटेशन देती है। उसके प्रेजेंटेशन में वही सेम चीज़ें होती हैं, मॉडल्स वगैरह, और ये चीज़ उसके बॉस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेकिन जब जेना अपना प्रेजेंटेशन देती है तो उसका बॉस बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके प्रेजेंटेशन में पूरी तरह से बदलाव होता है, क्योंकि उसने अपने प्रेजेंटेशन में आम लोगों को और स्पोर्ट्स पर्सन को शामिल किया होता है, जिन्हें लोग प्यार करते हैं और उनके अंदर खुद को देखते हैं। जेना का बॉस उससे बहुत खुश होता है और लूसी को अपने फेलियर पर बहुत गुस्सा आता है। लूसी जेना के ऑफिस में बैठी होती है और उसके ड्रॉर में देखती है कि स्पार्कल कंपनी के मैगजीन के पेजेस रखे हैं, और इससे लूसी समझ जाती है कि जेना ही वो लड़की है जो स्पार्कल कंपनी को उसकी कंपनी का डेटा भेजती थी। वो उस कंपनी में फ़ोन करती है और जो जेना का नया प्लान होता है वो सारा का सारा प्लान उस कंपनी को बता देती है। तभी मैटी वहाँ पर जेना से मिलने आता है, लेकिन जेना वहाँ पर नहीं होती और लूसी मैटी से झूठ कह देती है कि वो किसी और फोटोग्राफर को हायर कर रही है, उसे तुम्हारी फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो ताकि इन सारी फ़ोटोज़ के राइट्स हमें मिल जाएं। हो सकता है कि हम इन फ़ोटोज़ को कहीं और यूज़ कर लें। और मैटी उन पेपर्स पर साइन करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेना मैटी से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ पर उसकी मंगेतर होती है। वो उसे बताती है कि कल हमारी शादी है। इस बात से जेना को बहुत दुख होता है। अगले दिन ऑफिस में जेना को उसका बॉस बताता है कि कल जिस प्रेजेंटेशन को तुमने दिखाया था उस डेटा को लूसी ने ऑनलाइन स्पार्कल कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया है। आज सुबह के न्यूज़पेपर में वो फ़ोटो छप चुकी है और क्लाइंट्स के साथ जो हमारी मीटिंग थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। जेना कहती है कि लूसी ऐसा कैसे कर सकती है, वो सारे फ़ोटो मैटी के खींचे हुए हैं। उसका बॉस कहता है कि मैटी ने इस पेपर पर साइन किया है। जेना लूसी के पास जाती है तो वो कहती है कि मैंने सारे डिज़ाइंस उन लोगों को भेज दिए हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम ऐसा कर देती। तुम इस स्पार्कल की चीफ एडिटर बनने वाली थी, लेकिन अब मैं वहाँ की चीफ एडिटर हूँ। लूसी जेना को ये भी बताती है कि मैंने मैटी से कह दिया था कि तुम किसी और फोटोग्राफर को हायर कर रही हो। जेना वहाँ से सीधा मैटी के घर जाती है। आज मैटी की शादी है। जेना मैटी के कमरे में जाती है जहाँ पर वो तैयार हो रहा होता है। वो मैटी को बताती है कि लूसी ने जो कुछ भी तुमसे कहा वो सब झूठ है। मैटी कहता है कि मैं जानता हूँ और मैं उस पर कभी भी विश्वास नहीं करता। जेना मैटी से कहती है कि अब मैं पूरी तरह से बदल चुकी हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं बनना चाहती थी। मैटी कहता है कि मैं जानता हूँ। मैटी जेना को वो डॉल हाउस देता है जो उसने उसके 13वें बर्थडे पर दिया होता है। दरअसल मैटी ने उस डॉल हाउस को आज तक संभाल कर रखा होता है। जेना उसे पाकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे। मैटी कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार किया है, लेकिन अब हम दोनों की ज़िंदगी बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है और तुम्हारी ज़िंदगी भी अलग है। जेना वहाँ से चली जाती है और अपने पुराने वाले घर के बाहर बैठ जाती है। उसके सामने वही डॉल हाउस होता है जो मैटी ने उसे बनाकर दिया होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो 1987 में पहुंच जाती है, यानी कि अपने बचपन में, अपने 13 बर्थडे पर। वो अपने कमरे से बाहर जाती है और मैटी को गले लगा लेती है। जब ये दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं तो वहाँ से टॉम टॉम यानी कि लूसी आ रही होती है। उसकी नज़रों में जेना के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। जेना को भी अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। टॉम टॉम के हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक होती है। जेना उस कोल्ड ड्रिंक को उसके कपड़ों के ऊपर गिरा देती है और कहती है कि तुम गलत तरीकों से कभी भी तरक्की हासिल नहीं कर सकती, और वो मैटी का हाथ पकड़कर ऊपर चली जाती है। अब ये दिखाया जाता है कि जेना और मैटी जवान हो चुके हैं और दोनों की शादी है, यानी कि सब कुछ बदल चुका है और ये कोई सपना नहीं, उनकी रियलिटी होती है। और इस तरह से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।